अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस टाइम इंस्टीट्यूट। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है वो है मैथ P1 रिवीजन के पर। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए जब आपको दो पॉइंट्स दिए हुए होंगे और उनके दरमियान हमें डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया होगा, और दो पॉइंट्स के दरमियान ग्रेडियंट हम इस फार्मूला के ज़रिए निकाल सकते हैं, इस फार्मूला के ज़रिए, और दो ये ग्रेडियंट डिस्टेंस इस फार्मूला के ज़रिए। और अगर वो कहता है आपका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट इसके ज़रिए निकाल सकते हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट ज़्यादातर यूज़ होता है परपेंडिकुलर लाइन में। ठीक है, अब पैरेलल लाइन में क्या होता है कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 के। ठीक है, ये हमेशा इक्वल होता है। और परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है कि ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, यानी कि m1 को अगर m2 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए। इसको हम यूज़ करते हैं इन प्रूविंग विदर लाइन इज़ परपेंडिकुलर और नॉट। ठीक है, और एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होंगे, उसका पहले ग्रेडियंट निकालेंगे टू लाइन का। ये ज़्यादातर यूज़ होता है उसमें जो डिफ्रेंशिएशन में कभी कर्व के ऊपर वो बनवा देता है कि टेंजेंट का आपने निकालना है कि क्या है इधर ये थीटा। तो वो m2 यानी कि ग्रेडियंट 2 माइनस ग्रेडियंट 1 ओवर 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट 2, और सॉरी ये प्रोडक्ट है, ये इधर ये नहीं है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब हमारे पास कोई भी इक्वेशन निकालनी हो, हमें कैसे निकालेंगे, ये हम y माइनस y1 जिसके अंदर y1 और x1 जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और m जो है वो हमारा ग्रेडियंट है जो कि हमें गिवन होगा या हम गिवन सर्कमस्टांसेस में निकाल लेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती हैं, मिड पॉइंट होता है a एंड b के दरमियान, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। ग्रेडियंट भी a एंड b के दरमियान हमने निकालना होता है, और फिर हमने उसी ग्रेडियंट का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, और इस सारी चीज़ों को अप्लाई करना होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अच्छा, एक और इधर पॉइंट लिखना भूल गया हूँ कि कभी कभी वो क्या कहते हैं, ये परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं कहता, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर मिड पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको मिड पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बाइसेक्ट नहीं कर रही होती। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दरमियान में से कोई दो पॉइंट के दरमियान में से। बाकी सारी चीज़ें को आपको इनको ये वाली सारी रिपीट करनी पड़ेंगी, और आप मिड पॉइंट नहीं लेंगे। आप कोई भी ए या बी में से जो भी आपको पॉइंट अच्छा लग रहा हो आप उसे उठा के इधर पुट कर देंगे। ठीक है, इधर आप पुट कर देंगे y1 एज x1 y1 के फॉर्म में पुट कर देंगे, और आपके पास परपेंडिकुलर टू ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बिटवीन टू लाइंस, पुट टू इक्वेशन ऑफ y इक्वल। अब आपने फॉर एग्जांपल एक दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर ऐसे दी होती है, एक दी हुई होती है 3x प्लस 7, तो आपने क्या करना है, इन y को और इस y को इक्वल पुट कर देना है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। आपने इस तरह से इक्वल पुट कर देना है, और भी सॉल्व करना है x के लिए। जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगर दो पॉइंट्स आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं। मतलब एक ऐसे अगर है तो लाइन, तो दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं। अगर आपकी तीन पॉइंट्स आते हैं तो आपकी तीन इंटरसेक्शन हो रहे हैं। ऐसा केस कब होगा कि फॉर एग्जांपल आपने निकाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया आपका, तो आपका ये होगा एक्स प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, एक ये होगा, फिर एक और आपका निकाला था एक्स इज इक्वल टू 3। मतलब अब आपका एक एक्स तो प्लस 2 भी है, एक एक्स आपका 3 है, एक आपका प्लस 2 है, ये 3 है, ये एक आपका -2 है। तो ये इस तरह से तीन कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकते। ठीक है, नाउ एक टिप क्या है इसमें, टिप इसकी सबसे बड़ी क्या है कि द यूज़ ऑफ डायग्राम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। ये एग्जामिनर टिप दे रहा है, दोज हु डिड वर जनरली मोर सक्सेसफुल देन हु डिड नॉट, एंड दे अवॉइडेड सच एरर एज एज्यूम करने लग जाते हैं बच्चे कि ये हो रहा होगा ऐसे। मतलब अब जो भी मैंने आपको भी ये बताया है कि जो भी आपको वो दे आपने उसको साथ साथ ड्रा करते रहना है। अब
एक्स, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या करना है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये अब हमने इसके साथ किस चीज़ का ख्याल रखना है, इसके साथ हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने हमेशा खबरदार रहना है कि विद साइंस ऑफ ए बी एंड आर स्क्वायर। मतलब अगर ये देखो, ये ए अगर आपका आता है फॉर एग्जांपल सेंटर 3 5, तो आपने एक्स प्लस 3 नहीं लिख देना, ये गलत होगा, एक्स माइनस 3 लिखना है। ठीक है, ठीक है, एक्स माइनस बी, एक्स अब इस फॉर्म में एक्स माइनस ये वाई माइनस बी लिखना है, वाई माइनस ये वाई माइनस 5 लिखना है। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल आता है -3 - 5, तो आपने लिखना है एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर के भी आपने वो करना है कि आपने आर स्क्वायर अगर आपका रेडियस आ रहा है 5, तो आपने इस जगह पे 25 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आर स्क्वायर लिखना है। ठीक है, नाउ अच्छा इसमें एक और चीज़ लिखना भूल गया हूँ, अगर आपकी इंटरसेक्शन हो रही है बिटवीन लाइन एंड सर्कल, अब फॉर एग्जांपल आपकी लाइन आई है y इज इक्वल टू 3x+7, तो आपने क्या करना है कि आपने बजाय इसके कि आप इसको पूरा y को खोलें और इस तरह के साइमल्टेनियसली, अच्छा ये मैंने आपको यहाँ पे करवाया हुआ है, सॉरी ये मैं इसे भूल गया हूँ। अच्छा ये अब कैसे करना है, आपने बजाय इसके कि आप इसको y इक्वेशन को पूरा ये इसको खोलें, y स्क्वायर वाली चीज़ को अगर पूरा खोलें और y को सब्जेक्ट बनाएं, आप क्या करेंगे सीधा लाइन को जो y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में होगी या जिस फॉर्म में भी होगी, लेकिन आपने y को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना होगा और आपने इसको पुट कर देना है सीधा y, अगर y माइनस ए होगा तो आपने क्या लिखना है mx+c - a का होल स्क्वायर, और आपने इसका पूरा होल स्क्वायर निकालना है और फिर आपने फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक्स पे आ जाते हैं। पहली चीज़ रूट्स हैं, टू रियल रूट्स तब होते हैं जब इंटरसेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है, और इधर क्या केस होता है हमारा b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, और हमारा जब 1 रियल रूट होता है मतलब हमारा टेंजेंट बन रहा होता है, तो हमारा क्या होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0, और जब हमारा b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0 होता है तो मतलब कोई ज़ीरो रूट नहीं है, कहीं पे टच नहीं हो रहा होता। ठीक है, नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा हमारा काम आता है, पहले तो फंक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है फंक्शन में। ठीक है, नाउ सी एग्जांपल और नोट्स, इसकी मैंने आपको एक तरह से करवा तो दिया है कि ax² + bx+c है अगर, तो आपके पास क्या होगा ax² + bx लिखना होगा आपने, और भी प्लस b जो है ये bx का, इसको पहले आपने हाफ करना होगा और इसका स्क्वायर लेके माइनस का फिर इसका b हाफ का स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें, लेकिन हम इसमें कैंसिल कर नहीं देंगे। ठीक है, अब ax + b/हाफ, अब प्लस के किसका लिया हमने, इसका लिया, जो इसके साथ ये प्लस था हमने इसका प्लस लिया, अगर ये माइनस होता तो हम इसका माइनस लेते। ठीक है, और हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये अब हमने इसको वो कर दिया और हम -b/2 हाफ स्क्वायर कर देंगे, ये वाला ले लेंगे, इसको हम इधर ले लेंगे, हम इसको इधर वाला रख देंगे और c को साथ कर देंगे। ठीक है, डिटर्मिंग स्टेशनरी पॉइंट फ्रॉम कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड। अब हमारे पास जब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है, मतलब इस फॉर्म में आ गई है, तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, वो हम x+c है तो x+c इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू हमारा -c आएगा। ठीक है, नाउ y हमारे पास क्या आएगा, अगर हम y हमारे पास आएगा जब हम y हमारा जो y इंटरसेप्ट होता है वही आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे निकालनी है आपने, पहले तो आप जो इक्वेशन दी हुई है आप उसको फैक्टराइज करें और फिर उसका ग्राफ बनाएं। मतलब अगर आपके पास फैक्टराइज करने के बाद x+4 और x-4 आ रहा है तो आप उसका पहले ग्राफ बनाएं, ये ऐसे ग्राफ बनाएंगे -4 और ये +4। ठीक है, तो अब आप शेड द रीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज़। अगर वो आपको कहता है कि ये जो है कि b² - 4ac, सॉरी ये नहीं, अगर वो आपको कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये पॉइंट्स होंगे, x इज़ ग्रेटर देन 0, नो, y इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपके ये पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना होगा, x इज़ ग्रेटर देन -4, x इज़ ग्रेटर देन 4। और अगर आपको वो कहता है
वो फिर गया। अच्छा, अगर वो आपको कहता है कि x इज़ स्मॉलर देन, तो आपने ये पॉइंट लेना है और आपने लिखना है -4 और x इनके दरमियान है 4 और -4 के दरमियान, ठीक है। ऐसे आपने करना है। शेयर द रीजन अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू, यानी कि आपको बताएगा कि y किधर है, क्या है, और आपने स्टेट कर देनी है उसके थ्रू इनइक्वालिटी, ठीक है। बायनोमियल अब आ गई, तो इसका फार्मूला पहले आपको दिया हुआ होता है। इवन ड्यू डाटा बुकलेट an प्लस NC1 डॉट an माइनस वन डॉट B1 और NC2 an माइनस टू, और ये वगैरह हमारे पास चीज़ें हैं। लेकिन हमें ये हमें नहीं भूलना कि हम इसके अंदर अगर वो फॉर एग्जांपल a माइनस बी की फॉर्म में दे देता है, तो हमने इसके अंदर माइनस लगाना नहीं भूलना, इधर भी माइनस लगाना नहीं भूलना, इधर भी माइनस लगाना नहीं भूलना, ठीक है। असेंडिंग पावर ऑफ x जब वो कहता है तो उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल x से लेकर एक्स क्यूब तक, और डिसेंडिंग पावर का मतलब क्या है, एक्स क्यूब से लेकर x तक, ठीक है। मतलब डिसेंडिंग में पावर कम हो रही है और असेंडिंग में पावर असेंड कर रही है, यानी कि ग्रेटर हो रही है, ठीक है। टू गेट कोफिशिएंट और स्पेसिफिक टर्म, अब हमें किसी स्पेसिफिक टर्म की कोफिशिएंट चाहिए तो दो सीन हो सकते हैं, ठीक है। या तो वो मल्टीप्लाई कर रहे हों या फिर वो कर रहे हों ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट। डिवाइड वाला हमारे पास आज तक सिलेबस में नहीं आया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट वाला आया हुआ है, डिवाइड वाला हमारे पास अभी तक नहीं आया, ठीक है ना, वो आ सकता है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट अप्रोच है। अगर वो आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस आपने एफ एक्स स्क्वायर को ऐड करवा देना है। और अगर आपको एक्स की टर्म चाहिए तो ई एक्स प्लस बी एक्स को ऐड करवा देना है। अगर आपको सी मतलब कांस्टेंट टर्म लॉन्ग टर्म चाहिए तो आपने सी प्लस डी को ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐसे अगर हमें वो कहता है कि एग्जामिनर हमें कहता है कि एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म हम कैसे निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर को पहले डी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बी एक्स को ई एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सी को हम एफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर ऐसे ही हम बी एक्स को चाहते हैं तो हम एक्स की टर्म चाहते हैं तो हम बी एक्स को डी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे ई एक्स के साथ। और अगर हम लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो सी को हम डी के साथ ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर वो कहते हैं नो टर्म इन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि 0 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। वो आपको कभी कभी ऐसे करता है कि वो कहता है कि टर्म इज़ गिवन, ये आपको टर्म गिवन है, फॉर एग्जांपल 12 एक्स स्क्वायर है। तो अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी जो वो कोई केस होता है कि वो सी आपको नहीं बताता, लेकिन आपको एफ़ की जगह पे वो 12 एक्स स्क्वायर बता देता है। तो अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपको आगे कहेगा कि 24 एक्स स्क्वायर इसके कोफिशेंट है। और यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आपको 12 इंटू 3 के साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा भी देता है। तो अब आपने क्या करना है, 12 इंटू 3 प्लस सी इंटू 12 इज इक्वल टू 24 पुट कर देना है और आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे इमेजिन करके लिखा है, लेकिन ये अब आपको पास पेपर में आपने किए होंगे, ये रिवीजन क्लास है, ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, ठीक है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी नीड स्पेसिफिक टर्म, हमें स्पेसिफिक टर्म का कोफिशिएंट चाहिए होता है तब हम ये इस्तेमाल करते हैं। TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR डॉट AN माइनस R डॉट BR। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे कि हम इसको कोई टर्म निकालें। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर हमने निकालना है तो आप पहले तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब आप जो इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी टर्म एक्स की होगी तो आप उसको लगाएंगे, और अगर आपके पास वो आ गई है मतलब NCR फॉर एग्जांपल 5CR हो जाता है और एक 2x की पावर 5 माइनस R हो जाती है और B होता है 2R, ठीक है। तो आप इसका जो x माइनस R है यानी कि x इंटू 5 माइनस R, इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, x2 के, ठीक है। और 5 माइनस R इज इक्वल टू 2 के तौर पे हम पुट कर देंगे, R को उधर भेजेंगे 2 को उधर भेजेंगे, तो R हमारे पास क्या आ जाएगा 3। मतलब हम R को 3 पुट कर देंगे यानी कि TR प्लस 1 यानी कि T4 हमारा निकालेंगे। NCR तो हमारा 3 था, इस वजह से हम 3 लिखेंगे। ए हमारा था जो 2x की पावर ये क्या है 2x की पावर 5 माइनस R क्या होगा 2
और हमारे पास 2 आ जाता है 3 के, ठीक है। ये हम इसकी तरह इस वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्व द इक्वेशन टू गेट आर एंड पुट इन द फार्मूला, ठीक है। हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास स्पेसिफिक टर्म आ जाएगी। अब चलते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस कैसे हैं कि एफ एक्स अगर वो हमें दे देता है कि वो 3x+6 है, तो आप f इंटू -2 निकालो। हम जहाँ पे वो x है हम उधर ही -2 डाल देंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फोर कंपोजिट फंक्शन यानी कि एफ जी एक्स वेयर जी एक्स इज इक्वल टू 2x+3, तो हमारे पास जहाँ पे ये x था हम उसकी जगह पे जी एक्स डाल देंगे, तो जी एक्स हमारा 2x+3 था। 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9, 9 + 6 15 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कंपोजिट को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। कंपोजिट फंक्शन बहुत इजी है, मैंने क्लास में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, इधर सिर्फ रिवीजन है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, पहले तो आपने सब्सटीट्यूट ऑफ y विद एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आपको 3x+4 दे देता है, तो आपने पहले तो इसको एफ एक्स के फॉर्म में ले जाना है। और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+4 दे देता है आपको। आपने पहले तो इसको 3x+4 के y के इक्वल पुट कर देना है, और फिर आपने मेक एक्स सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला कर देना है, यानी कि y - 4 डिवाइड बाई 3 कर देना है, इज इक्वल टू x बना लेना है। और अब आपके पास जो ये x आया है आपने इसी x के जगह पे f माइनस इन्वर्स y पुट कर देना है, जो कि हमारा y - 4 डिवाइड बाई 3 आ रहा है। अब हमने इसको f इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू पुट कर देना है x के टर्म में लाने के लिए, तो हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा f इन्वर्स, ठीक है। स्केचिंग हम कैसे करेंगे ग्राफ की, पहले तो आपने क्या था, फॉर एग्जाम्पल आपने उसने आपको दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये, और आपने पहले उसने ये ओरिजिनल लाइन है, ये ओरिजिनल लाइन है। आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनानी है। आपने y इज इक्वल टू एक्स की लाइन बनानी है। अब ये तो वो इसकी इमेज तो यही होगी। मैं इसको एक और तरीके से बनाता हूँ कि इसको ऐसे बना, ये भी ऐसे है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो हमारी ये इमेज लाइन ये है, ठीक है, इमेज लाइन हमारी ये है। अब ये तो बहुत मुश्किल ग्राफ हो गया, मतलब ये हमारा इस तरह से होगा कि ये हमारा इस तरह से जाएगा और ये हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है, और ये हमारा इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से इमेज बनेगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी सिंपल सा सवाल आ सकता है, मतलब ऐसे आ जाए अगर आपकी लाइन एक्सिस ऐसे बनेगी तो अब वो भी वैसे। अच्छा चलो, ये मिरर लाइन बनानी है आपने। मैं आपको पास पेपर अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। पास पेपर में आपको बहुत दफ़ा करवाया हुआ था, एक तो मैंने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ इनके ऊपर। ड्रॉ एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ द ओरिजिनल लाइन, आपने बिल्कुल ऐसे रिज्यूम करना है कि वो बिल्कुल मिरर है। आपने फॉर एग्जाम्पल ये लाइन यहाँ पे है, ऐसे है, तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज़ की बनानी है, और बिल्कुल जितना डिस्टेंस इसका इधर है उतना डिस्टेंस उसका उधर बनाना है, और ये ऐसे बना देनी है, ठीक है। टेस्ट ऑफ चेकिंग विदर फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, ड्रॉ वर्टिकल लाइन आपने बनानी है, पहले वर्टिकल लाइन बनानी है, अगर वो आपको ग्राफ बनाया हुआ होगा या उसने बनाया हुआ होगा या आपने बनाया हुआ होगा, ठीक है। एंड इट मस्ट पास, वो 1-to-1 फंक्शन के साथ पास होना चाहिए, या फिर मैनी टू वन, यानी कि एक ही टाइम पे दो भी हो सकते हैं उसके रिजल्ट्स, वो पास करना चाहिए। अगर आप इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट चेक कर रहे हो, तो आपने फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो भी आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो भी 1-to-1 होना चाहिए, तो आपका पता चलेगा कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं होता। फॉर रेंज चेक इट लाइक यूर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और डोमेन के लिए एक्स एक्सिस, ये इसके लिए फॉर डिटर्मिनिंग रेंज ड्रा कर्व एंड शेड इट अकॉर्डिंग टू द डोमेन एंड देन फाइंड इट रेंज, ठीक है। फोर कंपोजिट फंक्शन विजिट नोट्स क्या मतलब कि फोर कंपोजिट फंक्शन की रेंज और ये निकालना नोट्स पे हम देखेंगे, देख लीजिएगा आप। तो ये इसमें क्या होता था कि अब आपकी कंपोजिट फंक्शन में मैं ऊपर से बता देता हूँ कि जो आपका इनर फंक्शन होता था, फॉर एग्जांपल जी एक्स है, इसकी जो डोमेन होगी वो आपकी आउटर फंक्शन की रेंज होगी, और जो आउटर फंक्शन की रेंज होगी वो यानी कि पूरे ओवरऑल उसकी डोमेन होगी, ठीक है। नाउ एफ इंटू x+3+6, अगर ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, इधर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखना भूल गया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपके पास ये आ गया है, तो अब f इंटू x+3 यानी कि प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं हो रही, तो मतलब ये ट्रांसलेशन वेक्टर है। और x+3 का मतलब क्या है कि x+3 इज इक्वल टू 0,
मतलब एक्स के उसमें कितना मूव करेंगे -3 में, और वाई इज इक्वल टू +6 है तो ये 6 पे मूव करेंगे वर्टिकली। और अगर एक्स -3 आ जाता है तो ये 3 होगा, और वाई -6 आ रहा है तो ये होगा। और हमारे पास जब एफ इनवर्स एक्स हमें लेना होगा तो रिफ्लेक्शन इन वाई इज इक्वल टू एक्स एक्सिस हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। और अगर हमें जी इंटू -x हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर आपने रिफ्लेक्शन बना लेनी है, मतलब ऐसे। तो आपने वाई एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे बनेगी, ठीक है। और अगर आपकी -x आती है तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस पे आपने रिफ्लेक्शन बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्डर कब मैटर करता है और कब नहीं मैटर करता, क्योंकि मार्क्स स्कीम में ये लिखा हुआ होता है कभी कभार कि अगर बच्चे ने ये पहले लिख दिया है तो आप इसका मार्क काट दें। अगर वो ये भी लिख देता है कि अगर ये ऑर्डर डज नॉट मैटर, जो जिस वे में भी उसने लिखा है, जो भी पहले लिखा है, आप उसका मार्क दे दें। अब ये पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर मैटर कब करता है। ऑर्डर मैटर कब तब करता है जब स्ट्रेच और शिफ्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेच भी एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए और शिफ्ट भी एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, ठीक है। अगर ठीक है, ऑर्डर तब मैटर करता है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल में है, मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो पहले हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच लिखेंगे, फिर हम उसके बाद लिखेंगे हॉरिजॉन्टल शिफ्ट यानी कि वेक्टर कितना है, और फिर हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन। और अगर वो वर्टिकल केस आ गया यानी कि वाई एक्सिस में कर रहा है तो हम पहले रिफ्लेक्शन लिखेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लिखेंगे, और सॉरी वर्टिकल शिफ्ट लिखेंगे, और फिर हम वर्टिकल स्ट्रेच लिखेंगे, ठीक है। नाउ बी इंटू एफ एक्स का मतलब क्या है कि स्ट्रेच वर्टिकली विद। अगर वो ये आप इस तरह से देख लें कि ये फॉर एग्जांपल बी 6 है और ये वाई है, ठीक है, तो मतलब आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई ही करवाना है, तो वो वही बात हो रही है, स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस विद अ फैक्टर ऑफ बी। नाउ अब हमारे पास एफ इंटू एक्स बाय सी आ रहा है, तो इसमें डिफरेंट केस है कि आपने एक्स बाय सी मतलब इसका आपने 1/c का इन्वर्स लेना है, तो आपने उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एफ इंटू 6c होता तो आपने 6 का इन्वर्स करवाना था, तो ये 1/6 आता, और आपने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना था। सर्कुलर मेजर क्या है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी ये मैंने आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, अब रेडियस भी गलत लिख दिया मैंने। रेडियस क्या है, रेडियस इनटू एंगल। अब एंगल हमने निकालना है, और ये हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला ये है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला 1/2r² इंटू थीटा है। और यू मस्ट बी गुड एट यूनिट कन्वर्जन, हमें यूनिट कन्वर्जन में गुड होना चाहिए। हम अब यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, क्योंकि हमें जब हम डायग्राम देख रहे होते हैं तो हमें डिग्रीज में आइडिया हो रहा होता है ज़्यादा अप्रोप्रिएटली, हमें क्या होता है उसमें आइडिया नहीं हो पा रहा होता। अच्छा 360 को अगर हमने हमारे पास 2π होता है, और अगर हमें चाहिए 45 डिग्री तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको चाहिए, अगर आपको 360 2π को चाहिए, और अगर आपके पास मतलब हमारे पास डिग्री में आंसर नहीं है और हमें एग्जैक्ट पता है कि हमारे पास 2.3π तो है, ठीक है, सॉरी 2.3π तो बहुत एक्सीड करके ये आपके फॉर एग्जांपल ये 1.3π हमारे पास है। हम इसका एंगल निकालना चाहते हैं कि इस टाइम पे इसका कितना एंगल होगा, ठीक है। पाइथागोरस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। पाइथागोरस क्या होता है कि h² इज इक्वल टू p² और b² का प्रोडक्ट निकाल के हमने उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। साइन रूल किस तरह से होता है कि अगर आपके पास ये a है तो इसका ये लेंथ a है, ठीक है, साइन a ओवर लेंथ a, साइन b ओवर लेंथ ऑफ b, ठीक है। कोसाइन रूल क्या होगा कि उसके एडजेसेंट में जो सामने जो एंगल होता है हमने उसको सेलेक्ट करना होता है, तो a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc इंटू कॉस a, ठीक है। ये हमने भी ये वाला भी यूज़ करना पड़ता है, कहीं कहीं पे हमें ये यूज़ हो रहा होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे c के अक्रॉस लगाना चाह रहे हैं तो हम a b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a b से। अगर हम यहाँ पे साइन b लगाते तो हम यहाँ पे a c से मल्टीप्लाई करवाते। अगर यहाँ पे हमारा साइन a होता तो हम a है तो हम साइन c और b से मल्टीप्लाई करवाते। तो ये ऐसे होगा, जिसके अक्रॉस आप ले रहे हैं, जिसके अक्रॉस ले रहे हैं तो आपको उसके साथ वाले लेंथ को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मतलब जब हम ये ले रहे होते हैं, इधर ये 90 होता है तो हम ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो हम ये साइन 90 क्यों नहीं लिखते। साइन 90 अगर आप जाके कैलकुलेटर पे लिखें तो वो 1 होता है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं।
नाउ ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, इक्वेशन सॉल्विंग पहले पहले तो आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो आइडेंटिटी दे देता है, फिर उसके बाद वो कहता है सॉल्व दिस इक्वेशन, और विद इन रेंज भी बोल देता है रेंज। अच्छा चलो पहले बताता हूँ कि सॉल्व इक्वेशन एंड गेट ओनली वन ट्रिग रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक ही निकालनी। अगर आपका साइन, अगर आपका आंसर अगर आप निकालना चाह रहे हैं साइन में तो आपका साइन में होना चाहिए, कॉस तो कॉस में, और टेन तो टेन में। ठीक है, आपका आंसर जो आप मतलब निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर आपकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इग्नोर नेगेटिव साइन वाइल टेकिंग इनवर्स, जब आप अल्फ़ा बेस एंगल निकाल रहे हो तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, और फिर क्या होता है उसको बेस एंगल को मेजर करेंगे। चेंज द रेंज एज पर योर एंगल, अगर आपको फॉर एग्जांपल वो कह देता है 0 to x इज इक्वल टू 2 पाई है, और अगर वो आपको और आपको वो दे देता है cos 2x आपको निकालने के लिए देता है, तो आप क्या करेंगे, 0 × 2x था तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 × 4x, और ये 2 पाई था तो ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, हम फिर मतलब अगर हमारे पास ये आ गया है तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले पूरी एक साइकिल लेनी पड़ेगी, फिर से आपने उसको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ चेंज द रेंज। ठीक है, योर एंगल फ्रॉम ट्रिग रेशियो इज बेस एंगल, मार्क इट एज अलोंग एक्स एक्सिस, आपको जो बेस एंगल आएगा वो अलोंग एक्स एक्सिस के होना चाहिए, यानी कि ये यूँ होना चाहिए, ये यूँ होना चाहिए। सोल्व दिस थ्रू बेयरिंग्स, बेयरिंग्स आपने ओ लेवल में पढ़ी है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मूव कर रहे होते हैं उसके थ्रू आप सॉल्व करें। मतलब अगर आपका ये है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि 270 में से माइनस करवाएंगे इस एंगल को, और अगर आपने ये निकालना है तो आपको सॉरी हाँ इसमें आप नहीं, ये 270 में से नहीं, इसको आप 180 में से माइनस करवाएंगे इधर से, इधर ये इसको निकालने के लिए, और इसको निकालने के लिए 180 प्लस करेंगे इधर, और इधर करेंगे 180 माइनस अल्फ़ा, और इधर क्या करेंगे 360 माइनस अल्फ़ा करेंगे, और इधर हमारे पास वही का वही होगा जो हमारा होगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन थी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आपने किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल वो आपको कह देता है कि 0 × x और पाई है हमारे पास, तो अब हम इसको 3x तक लेके जा रहे हैं, तो मतलब मैं पहले इसकी रेंज चेंज कर देता हूँ कि 3x + 60, मतलब 3x 3 पाई + 60, और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतनी रेंज हमारे पास है, हम इतनी रेंज तक आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ऐसे पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर तीसरे के बाद भी ये चेक करना पड़ेगा कि 60 तक तो कहीं पे एक्सीड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मेमोराइज ऑल आइडेंटिटीज फ्रॉम नोट्स, और इसके जो मैंने आपको करवाया कि दिखाया कि अगर इफ साइन एंड कॉस इज इन इक्वेशन, आपको सारी चीज़ों को टेन को लाने में की कोशिश करनी है। अगर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर है तो यूज स्क्वायर आइडेंटिटीज टू गेट वन टर्म। ठीक है, अब आप इसके ग्राफ देख सकते हैं कि ग्राफ में क्या होता है कि y इज इक्वल टू ए × cos bx + c के फॉर्म में होता है, तो हमारा a क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है, और ये b क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, बेस लाइन हमारी क्या होती है ये c होती है, एज्यूम इट एज 0 पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो आप इसको 0 एज्यूम करें, ये 2 है तो आप इसको अभी 0 एज्यूम करें, और इसके लॉन्ग इसके 1 ऊपर करें और 1 नीचे करें अगर आपका एम्पलीट्यूड 1 है। ठीक है, आप अब ये देखें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अब आप साइन ये है, साइन ऐसे है तो ये 1 ऊपर नीचे हो जाएगा, कॉस के दरमियान में 0 है, ये इधर 0 0 कर देगा, और ये आपको याद करनी है, और इसके अक्रॉस हमने एंगल बना लेना है। मतलब 0 पे ये 0 था तो हम 0 लगाएंगे, π/2 पे ये 1 था तो हम 1 लगाएंगे, और 0 पे ये 180 पे था तो हम ये लगाएंगे, और ये 270 पे -1 था तो हम यहाँ पे यूँ करेंगे। ऐसे ही ये मैंने सारे पढ़ाए थे, इसका भी मैं पढ़ा देता हूँ। इसका पहले क्या है 0 पे 0 है, 1 कब है ये जब ये π/4 है, मतलब 45 डिग्री का एंगल है तब हमारे पास 1 होगा, और इन्फिनिटी पे चला जाएगा जब हमारे पास 90 डिग्री अप्रोच करना लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास फिर से ये नेगेटिव जो क्या होता है 135 आ गया है, तो ये उसमें बिल्कुल नीचे चला जाएगा और उधर से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से, लेकिन इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, और ये फिर वापस 0 पे चला जाएगा 80 पे। ठीक है, इस तरह से हम फर्दर करते जाएंगे। अब सीरीज़ आ गए हैं हमारे पास, सीरीज़ किस तरह से होनी है, सीरीज़ इस तरह से है कि a + n - 1d आपने ये पढ़ा था ओ लेवल में, ये
बेसिक्स हैं। तो डी हमारे पास कैसे आएगा, नेक्स्ट को अगर हम प्रीवियस से माइनस करवाएंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म कैसे होएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आएगा। व्हेन वी वांटिंग टू फाइंड सम ऑफ लास्ट फ्यू टर्म, अगर हमें लास्ट फ्यू टर्म की सम चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमें लास्ट फ्यू टर्म मतलब हमें लास्ट 10 टर्म की हमें चाहिए, लास्ट 10 टर्म की, और हमारे पास टोटल टर्म्स हैं 25। तो हम क्या करेंगे, S25 में से S15 को माइनस करवा देंगे, मतलब S25 और S15 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास लास्ट 10 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। इसकी तो एक टाइप है कि डायरेक्ट सीधा मुंह पूछ लेता है कि आपकी ये फार्मूला पुट करना है और ये करना है, और कभी कभी ऐसे करवा देता है कि आपको वो कह देता है कि दिस टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू दैट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको उसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको डिटेल नोट्स में करवा चुका हूँ फिज़िकल क्लासेस में। बाकी अब ये वाली क्लासेस हैं, इनमें अब अगले साल से ही फोकस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें आती होंगी। तो एन टर्म क्या है हमारी, ए इंटू आर इंटू n-1, और हमारे पास आर क्या है, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। हमारे पास कुछ शर्तें होती हैं, कैन नॉट बी ज़ीरो, एन कैन नॉट बी ज़ीरो, और डी और आर कैन नॉट बी ज़ीरो, और आर कैन नॉट बी -1 और 1। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। मुझे याद है जब मैं अपने टाइम पे था, तो मैं जब P1 सॉल्व कर रहा था तो मेरे पास आर था या पता नहीं डी था, लेकिन कुछ जो ऐसा था, मैं हाँ आर था, आर ऐसा था कि मेरे पास 1 आ रहा था। तो मुझे उधर ही से पता चल गया था कि आर तो कभी 1 हो ही नहीं सकता। आर 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आर 1 हो गया तो नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म हमेशा सेम होगी। मतलब अगर आपके फॉर एग्जांपल 2 है इंटू, तो ये अगर 2 इंटू 1 करेगा तो ये 1 हमेशा आता रहेगा, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। आर हमारा 1 कभी नहीं हो सकता। और हमारे पास अगर हम सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन चाहिए, तो हमारे पास a इंटू आर n-1 ओवर r-1 है, अगर r इज़ ग्रेटर देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 नहीं है तो हम 1 माइनस आर एन करेंगे ओवर 1 माइनस आर करेंगे, ठीक है। और सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर, और इसकी रेंज क्या है, -2 से 1 तक होना चाहिए आर को, ठीक है। प्रो टिप इसकी क्या है, ऑलवेज अप्लाई फार्मूला। जब भी वो आपको कहता है कि ये इसकी ये चीज़ है, मतलब वो आपको कहता है कि द थर्ड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज दिस, तो आपको थर्ड टर्म का फार्मूला लगाना है, यानी कि a इंटू आर n-1 डी लगाना, सॉरी a इंटू आर n-1 लगाना है। तो आपको क्या पता लग जाएगा कि आपको ये कुछ अंदाज़ा हो जाता रहता है। आपको वो कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म आर दिस, तो आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का फार्मूला लगा के इज इक्वल टू उसके इक्वल पुट कर देना है, ठीक है। और आपको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा उसको फर्दर। और सिंप्लीफिकेशन पूरी P1 P2 सॉरी P1 P3 जितनी भी है, वो जो बेसिक हमारे पास कंसेप्ट होता है पड़ा, जो असल नंबर होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन करने के होते हैं। सिंप्लीफिकेशन हमें सही से आनी चाहिए। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से आती है तो आप बहुत ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द डिफरेंशिएशन। इन P1 दे आस्क ओनली अबाउट पावर केस, जो P3 है उसमें और केसेस भी होते हैं। तो P1 में जो होता है वो पावर के केस होता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको देता है कि 3x 6 है, तो आपको 6 नीचे जाके मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इसकी पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा। ऑलवेज ब्रिंग पावर एंड मल्टीप्लाई विद बेस, ठीक है। पावर को बेस में लाना है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, और सब्सट्रैक्ट पावर विद 1 करवानी है। आल्सो डोंट फॉरगेट इफ बेसिस आर एक्स टर्म और एक्स स्क्वायर टर्म और वट एवर एक्स टर्म आर, मतलब अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो हमें उसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर तो ये अलोन है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो 2x + 6 अगर वो हमें दिया हुआ है, तो 2x + 6 हमारे पास है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे कि 2x + 6 इंटू 1/2, मैंने क्या कहा था, फिर माइनस करवाएंगे तो -1/2 आएगा। और इसकी जो इसके अंदर की जो ये है ये जो है इसकी ब्रैकेट के अंदर की जो डिफरेंशिएशन है वो आ रही है 2, तो हमने 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2x + 6 इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ आ गई होगी। एंड बी कॉशियस विद डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर में आपको वो कहेगा फॉर एग्जांपल 1/2x + 6 था,
तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपने ब्रिंग टू डिनोमिनेटर में ले जाना है और चेंज साइन ऑफ पावर करनी है। ठीक है, पावर का साइन लाजमी चेंज करना है। अगर आपने ग्रेडियंट एट पॉइंट निकालना है, पहले तो आप डिफ्रेंशिएशन करें और गिवन इक्वेशन की डिफ्रेंशिएशन करें, और उसके जो एक्स हमें उसने कहा है कि इस कोऑर्डिनेट पे निकालें, तो हमें उसी कोऑर्डिनेट का एक्स पुट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास उसी कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट आए। अगर हमें निकालना है इफ़ इट इज़ नॉर्मल टू टेंजेंट यूज़ नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, यूज़ नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, अब अगर आपको स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए कहता है, जो कि हमें कभी कभी वो कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स, मिनिमम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट तो कभी नहीं कहता, लेकिन ये बहुत यूज़ करता है ये वाले तीन। आपने इसको क्या करना है, पहले तो आप डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, बी डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू 0 को पिट कर देना है। इफ़ एग्जामिनर आस्क अबाउट नेचर सो गेट, अगर आपको वो कहता है कि आप नेचर फाइंड करें स्टेशनरी पॉइंट की, तो आपको पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फाइंड डबल डेरिवेटिव करें एंड पुट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट ऑन इट, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा स्टेशनरी पॉइंट का, ये नहीं कि ओरिजिनल पॉइंट का हो, स्टेशनरी पॉइंट का एक्स पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए। चेंज इन वेरिएबल, यानी कि जब वो चेंज इन वेरिएबल आ जाते हैं, जब ये वॉल्यूम का कांस्टेंट चेंज कर रहा होता है, आपने रेडियस निकालना होता है, तो उसके लिए एक प्रो टिप ये है कि आप पहले जो बड़ी टर्म है, मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल आप डी वी बाई डी आर करवा रहे हैं, तो मतलब ये इस तरह से करें कि ये डी वी बाई डी आर लिखें ज़रा। ठीक है, डी वी बाई डी आर लिखें, फिर आप इसके साथ ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करवा दें कि ये डी वी बाई डी टी बन जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी, तो वो होगी डी आर बाई डी टी। मतलब इसका क्या होगा कि अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो डी वी ओवर डी टी हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू गुड एट ओ लेवल मैंसुरेशन 2D की जो ओ लेवल मैंसुरेशन है उसके लिए ये आपको अच्छी आनी चाहिए। वो कभी कभी आ जाती है, अब हमेशा नहीं आती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आ जाती है। मैंसुरेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, हमें कभी कभी फार्मूलाज नहीं पता होते। इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, अब इसका रिवर्स सीन ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो अब आपको अगर वापस से वाई की इक्वेशन चाहिए तो आप इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वाई, ये देखिए मैंने बात कर दी है कि अगर हमारे पास वाई डिफरेंशिएशन हुआ है इज़ गिवन, वी विल इंटीग्रेट टू गेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देयर ओनली पावर केस इज देयर इज़ ओनली पावर केस इन P1, इसमें भी पावर केस है। ऐड द पावर विद 1, पहले तो पावर को आपने 1 के साथ ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी पावर 1 के साथ ऐड कर देना है, और फिर डिवाइड द इक्वेशन विद न्यू पावर, भी जो न्यू पावर होगी आपने उसके साथ डिवाइड कर देनी है, मतलब 2। इफ़ देयर इज़ एक्स ए एक्स प्लस बी, अगर ए एक्स प्लस बी है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो मतलब हमारे पास ए आ जाएगा, तो आपको इसके ए के साथ वो करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी तो इसको जो कैंसिल कर सके, लेकिन हमें इसको हटाना होगा, इसको रहने देना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बट आल्सो ऐड मल्टीपल ऑफ इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेटर, मतलब अगर आपका ए आया तो आप इसका मल्टीपल ऑफ इन्वर्स करवाएं। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं इन्वर्स के साथ। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 ओवर ए आता तो आप इसका बाहर जाके मल्टीप्लाई करवाते ए के साथ। 1 ओवर ए अगर आपका आता तो बाहर जाके आप करवाते ए के साथ। तो अगर ए इंटू 1 ओवर ए आया तो हम इसको हटा देंगे बाकी सारी चीज़ों को, और ये जो हमारी ये होगी इसको और इसके साथ रहने देंगे। ठीक है, वी ओनली नीड दैट इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने जो इन्वर्स, मतलब फॉर एग्जांपल ए आया था हमारे पास, तो हमारे पास 1 ओवर ए जो है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। इन केस देयर वाज एक्स स्क्वायर देन वी कैंट ऐड एक्स इन मल्टीपल, अगर फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर था तो हम कभी भी 2ax के जगह पे, अगर वो पहले बाहर x नहीं है तो हम 2ax कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना यहाँ पे 2ax। ठीक है, और a प्लस बी स्क्वायर अगर है तो हम डोंट अप्लाई पावर केस हेयर, जस्ट एक्सपेंड एंड इंटीग्रेट। अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ रोटेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको वो कहता है इट अबाउट एक्स एक्सिस तो आपको वाई सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। अगर आपको वो कहता है वाई एक्सिस क्या है, अबाउट हमें वॉल्यूम ऑफ रोटेशन चाहिए, तो आपको एक्स सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना होगा। फिर आप जिसको फार्मूला ऑफ सब्जेक्ट बना चुके हैं, फॉर एग्जांपल एक्स को बना सके हैं, तो आपको स्क्वायर बोथ साइड करनी पड़ेगी और इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को। अगर आप वाई स्क्वायर को वाई को बना चुके हैं सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, अगर वो आपको एक्स की टर्म में पूछ रहा है तो आप वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे और उसका स्क्वायर लेंगे और हमने वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोड्यूस इंटीग्रल लिमिट और मल्टीप्लाई आंसर विद पाई। ठीक है,
डिराइविंग इक्वेशन ऑफ y फ्रॉम dy बाई डी एक्स। अगर आपको y की इक्वेशन चाहिए फ्रॉम dy बाई डी एक्स, मतलब अगर आपके पास या फिर वो आपको y की डिफरेंशिएशन करने का कहता है, या हमें y की इक्वेशन चाहिए फ्रॉम dy बाई डी एक्स जो कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, तो हम कैसे करेंगे कि पहले हम इंटीग्रेट करेंगे पूरी चीज़ को, फिर ऐड करेंगे प्लस सी को, न्यू टर्म हमारे पास आ जाएगी। और जो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू के साथ जो टू जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है हमारा, ये वही न्यू टर्म है जो हमारे पास हमें अभी पता नहीं होगी कि क्या है। तो हमारे पास देयर विल बी गिवन नेसेसरी थिंग्स टू फाइंड सी, हमें वो ऐसी चीज़ें लाजमी देगा कि हम सी निकाल सकें, तो उसी को हमें इसे पुट करने पड़ेगी इक्वेशन में ताकि हमारे पास सी आ जाए। और हम इसी सी को हम इंटीग्रेशन इक्वेशन में, जो हमारे पास पहले से इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जिसमें हमें प्लस सी लिखा था, हम उसी में पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब एरिया अंडर कर्व हमारे पास लास्ट थिंग आ गई कि सिंपल होती है, इंटीग्रेट करना पड़ता है और अप्लाई लिमिट्स करना पड़ता है। और हमारे पास सिर्फ ये चीज़ है कि अगर वो लिमिट्स है, हमारे पास लाइन है, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे है, अगर वो कर्व है और ये लाइन है और हमें इसका एरिया चाहिए, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कर्व का करना पड़ेगा, या जो भी वो केस होगा, ठीक है। हमें कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा कि लार्जर एरिया को हमने स्मॉलर एरिया से माइनस करवाना पड़ेगा ताकि हमारे पास एरिया आ जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। और ये हमारे पास P1 की जो ये क्लास थी उसका हमारे पास एंड है। बेस्ट ऑफ लक टू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक आप सबको, ठीक है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी इंशाल्लाह। फिर P3 के लिए मिलेंगे। P3 के लिए अगर आपने मुझसे ज्वाइन करना हो तो आप मुझे कम्युनिटी में जाके आप मुझे DM करेंगे, मैं वरना इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट लगा दूंगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का सेशन भी जल्द शुरू होने वाला है। अल्लाह हाफिज़।